मैं जितेंद्र सिंह, पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है पिछले वीडियो में ऋग्वैदिक काल के विषय में हम लोग बात किए थे। आज हम लोग को नया चैप्टर यानी कि वैदिक काल का उत्तर वैदिक काल की चर्चा करनी है। उत्तर वैदिक काल, इसकी चर्चा आज हम लोगों को करनी है, जो कि 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व जो है इसकी कालखंड है। तो सामान्य रूप से ये जान लीजिए कि भारत के इतिहास में उस काल को, जिस काल में सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई, को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जिस कालखंड में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई, उस कालखंड को भारत के इतिहास में उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। अब देखिएगा कि वैदिक काल में यानी कि ऋग्वैदिक काल से हम लोग आर्यों के विषय में बात कर रहे हैं। तो इस कालखंड में यानी कि उत्तर वैदिक कालखंड में गंगा, यमुना एवं सादा नीरा यानी कि आपको हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि सादा नीरा को गंडक कहा जाता था। गंगा, यमुना एवं सादा नीरा यानी कि गंडक नदियों के मैदान को जीतकर इस काल में आर्यों ने अपने अधिकार में कर लिया, और दक्षिण में आर्यों का जो अधिकार क्षेत्र का जो फैला हुआ, जो उनके अधिकार क्षेत्र में जो जगह आ गए, यानी कि वो विदर्भ तक फैला हुआ था। इस कालखंड में यानी कि उत्तर वैदिक कालीन जो सभ्यता थी, उस सभ्यता का मुख्य जो केंद्र था वह मध्य देश था। अब मध्य देश का प्रसार कहां तक था? तो मध्य देश का प्रसार सरस्वती से लेकर गंगा के द्वाब तक था। सरस्वती से लेकर गंगा के द्वाब तक था, और यहीं पर दो राज्य जो थे, विशाल राज्य थे। सरस्वती से लेकर गंगा के द्वाब तक जो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो फैलाव हुआ, जो प्रसार हुआ, यहीं पर दो विशाल राज्य हुआ करते थे। एक का नाम था कुरु और दूसरा का नाम था पांचाल। ये दो जो है यानी कि आप देखेंगे कि राज्य थे, और यहीं से आर्य संस्कृति पूरब की ओर बढ़ते हुए कौशल, काशी एवं विदेह तक फैली। यानी कि आप देखेंगे कि सरस्वती से लेकर गंगा के द्वाब तक जिन क्षेत्रों का प्रसार हुआ, वहां पर कुरु एवं पंचाल जैसे बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे, और यहीं से आर्य संस्कृति का जो प्रसार हुआ पूरब की ओर, वह कौशल, काशी एवं विदेह तक फैली। हालांकि आप देखेंगे कि आर्य सभ्यता के क्षेत्र से बाहर मगध और अंग का प्रदेश था। कहा जाता है कि मगध में निवास करने वाले लोगों को अथर्ववेद में व्रात्य कहा गया है।
यानी कि मगध में जो लोग रहते थे, जो निवास करते थे, उन्हें अथर्ववेद में ब्रात्य कहा गया है। ब्रात्य कहा गया है अथर्ववेद में, जो मगध में लोग रहते थे। ये जो लोग थे जो मगध में निवास करते थे, जिन्हें अथर्ववेद में ब्रात्य कहा गया है, ये प्राकृत भाषा बोलते थे। ये कौन सी भाषा बोलते थे? प्राकृत भाषा बोलते थे। उत्तर वैदिक काल में पुरु एवं भरत कबीला मिलकर कुरु एवं तुर्कर्स तथा कृवि कबीला मिलकर जो है पंचाल कहलाए। इन कुरु और पंचालों के जो अधिकार क्षेत्र थे, आधिपत्य जो थे, वह आधिपत्य दिल्ली पर एवं दोआब के मध्य एवं उत्तरी भागों तक फैला था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार क्षेत्र इसलिए होने लगा क्योंकि अब आर्य लोग लोहे के हथियार एवं अश्व चालित यानी कि घोड़ा चालित रथ का प्रयोग करने लगे, उसके उपयोग को जानने लगे। इस काल में यानी कि उत्तर वैदिक काल में सबसे विकसित राज्य के रूप में पंचाल को माना गया है और शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में त्रिककूद, कैज तथा मैनाक यानी कि हिमालय क्षेत्र में जो स्थित था, उन पर्वतों का उल्लेख मिलता है। यह उत्तर वैदिक काल का एक तरह से आपको इंट्रोडक्शन हमने दिया है। अब हम लोग जो है इसके राजनीतिक व्यवस्था पर चलते हैं उत्तर वैदिक काल का। तो ध्यान रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में जो राजनीतिक जो व्यवस्था थी, यानी कि राजतंत्र शासन का आधार था, लेकिन कहीं कहीं पर गणराज्य के भी उदाहरण मिले हैं। सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। इस काल में राजा का अधिकार ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा कुछ बढ़ गया, यानी कि उत्तर वैदिक काल में राजा का अधिकार क्या हुआ? उसके अधिकार थोड़ा बढ़े। और इस काल में जो राजा होते थे वह बड़ी बड़ी उपाधियां लेने लगे, जैसे अधिराज, राजाधिराज, सम्राट, एकराट, यानी कि ये सब उपाधियां इस काल में राजा अपने आप को ग्रहण करने लगे। और देखिएगा कि इसी काल में यानी कि उत्तर वैदिक काल में ही जो प्रदेश था उसको डिनोट करने वाले, संकेत करने वाला एक शब्द आया, वह शब्द था राष्ट्र। यानी कि राष्ट्र शब्द का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में ही सबसे पहले किया जाने लगा। इस काल में जो साक्ष्य मिले, उस साक्ष्य के आधार पर इस काल में यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः राजा का चुनाव पहले जनता यानी कि 20 द्वारा एवं कालांतर में जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होने लगा। लेकिन अंतिम परिणाम में देखिएगा कि राजा का पद अब पूर्ण रूप से वंशानुगत हो गया था। यानी कि वंशानुगत कहने का मतलब हो गया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और जैसे ये पद वंशानुगत हुआ तो राजा अब अपनी शक्ति का यानी कि नुमाइश करने लगा, अपनी शक्ति जनता के सामने दिखाने का प्रयास करने लगा। यानी कि राजा के राज्याभिषेक के समय जब किसी राजा का सिंहासन पर बैठने का अधिकार, राज्य करने का अधिकार
जिस समय दिया जाता था, यानी कि राजा का राज्याभिषेक के समय एक यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था, उस यज्ञ को कहा जाता था राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ, ये जो है यज्ञ राज्याभिषेक के समय किया जाता था। अब इसमें क्या होता था राजसूय यज्ञ में, यानी कि इस यज्ञ में राजा के द्वारा राज्य के रत्नियों को, यानी कि रत्नी कहने का मतलब कि उस समय के जो प्रमुख अधिकारी थे उनको रत्नी कहा गया है, यानी कि रत्नियों को हवि प्रदान की जाती थी। अब ये होता है बात कि अब हवि का मतलब क्या हुआ, हवि इसका मतलब क्या हुआ, तो ध्यान रखिएगा कि यहां हवि का अर्थ है कि राजा प्रत्येक रत्नी के घर जाकर, राजा प्रत्येक रत्नी के घर जाकर उनका समर्थन एवं सहयोग प्राप्त करता था, उनसे अपना समर्थन लेता था, उनसे यह शपथ लेता था कि आप मुझे सहयोग करेंगे। और इस तरह आप देखेंगे कि शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण दिया गया है। जैसे आप देखेंगे कि ये जो राजा का राज्याभिषेक जब होता था तो राजसूय यज्ञ किया जाता था, और उस यज्ञ में यानी कि रत्नियों से राजा जाकर हवि प्रदान करता था। हवि प्रदान करने का मतलब हो गया कि जाकर रत्नियों के घर जाकर उनका समर्थन और सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करता था। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नी का उल्लेख है। 12 प्रकार के रत्नी का उल्लेख है। तो ये 12 प्रकार के रत्नी कौन है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे पहला सेनानी, ये रत्नी हो गए। दूसरा पुरोहित, तीसरा युवराज, चौथा महिषी, पांचवा सूत, छठा यानी कि ग्रामणी, सातवां छता, आठवां संग्रहिता, नौवां जो है आप देखेंगे कि अछवाप, 10वां भागदूध, 11वां यानी कि पालागल, और 12वां में आप देखेंगे कि गोभी करता, यानी कि इन 12 जो है रत्नियों का प्रयोग शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। अब जो है आप देखेंगे कि जैसे आप समझ रहे हैं कि सेनानी यानी कि ये मुख्य होता था, पुरोहित, युवराज, सूत, तो जैसे कि सूत जो है राजा का सारथी होता था, ग्रामणी आप समझिए रहे, छता यानी कि प्रतिहारी, संग्रहिता यानी कोषाध्यक्ष, भागदूत यानी कि कर संग्रह करने वाला, अछवाप यानी कि पासा के खेल में राजा को सहयोग देने वाला, पालागल यानी कि राजा का मित्र एवं विदूषक का पूर्वज, गोभी करता यानी जंगल विभाग का प्रधान अधिकारी।
ये 12 रत्नी से जाकर राजा मिलता था और इनके से सहयोग मांगता था। और अब राज्याभिषेक में 17 प्रकार के जल का प्रयोग किया जाता था। इस काल में यानी कि उत्तर वैदिक काल में राजा का राज्याभिषेक पुरोहितों के द्वारा 100 छिद्र वाले 100 छिद्र वाले सुवर्ण पात्र से किया जाता था। और सबसे बड़ी बात है कि इसी काल में यानी कि उत्तर वैदिक काल में करों की यानी कि टैक्स की नियमित व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। और भागदूत नामक जो अधिकारी था वह कर संग्रह यानी टैक्स कलेक्शन करने का काम करता था। और संग्रहिता राजकोष के नियंता को कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में ही उल्लेखित शब्द एक आता है बलिकृत। इसमें आता है एक शब्द बलिकृत। तो देखिएगा कि बलिकृत कहने का मतलब हो गया कि इस काल में जो टैक्स का जो बोझ होता था वह सिर्फ वैश्य वर्ग के लोग ही उस बोझ का वहन करते थे। और संभवतः ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि टोटल आय का इनकम का 16वां भाग टैक्स के रूप में कर के रूप में लिया जाता था। अब कर जो ली जाती थी टैक्स जो ली जाती थी वह अन्न एवं पशु दोनों रूप में ली जाती थी। अब देखिएगा अछवाप यानी कि आय व्यय का यानी कि जो अकाउंट में जो लेन देन का जो होता है लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी होता था। गोबीकर्ता पहले ही हम बताए कि जंगल विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। पालागल यानी कि राजकीय आदेशों एवं संदेशों को पहुंचाने का काम करता था। पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति जो संस्थाएं थी इसमें थोड़ा सा बदलाव आया। और विदत नामक जो आपको हम बताए थे कमिटी उसका इस काल में उल्लेख ही नहीं मिलता है। और अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये देखिएगा ये क्वेश्चन कई एग्जामिनेशन पूछा है कि अथर्ववेद में सभा और समिति को किसकी पुत्रियां कहा गया है। तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा एक ग्राम संस्था थी। वह ग्राम के सभी स्थानीय जो भी वाद विवाद होते थे उसका उन विवादों का जो है निर्णय करती थी, उसका निपटारा करती थी। और शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा भी सभा में उपस्थित होता था। अथर्ववेद में एक जगह सभा को नरिष्ठा कहा गया है। अथर्ववेद में एक जगह सभा को नरिष्ठा कहा गया है जिसका आशय है सामूहिक वाद विवाद। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है जिसका मतलब होता है सामूहिक वाद विवाद। और सभा में स्त्रियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। समिति जो था वह एक केंद्रीय संस्था हो गई। अथर्ववेद में राजा के लिए कहा गया कि समिति का सहयोग होना चाहिए यानी कि समिति एक केंद्रीय संस्था थी। अथर्ववेद में राजा के लिए समिति का सहयोग आवश्यक बताया गया। यहां पर कोई भी निर्णय जो ली जाती थी उसमें जो है डिस्कशन कराई जाती थी, वाद विवाद कराई जाती थी। संभवतः समिति का राजा ही अध्यक्ष होता था पर समिति का राजा पर अंकुश होता था। ये जो है हम लोग यानी कि उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक अवस्था को हम लोगों ने पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग उत्तर वैदिक काल का सामाजिक व्यवस्था पर हम लोग चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।